एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही यूपी का सिस्टम हिल जाता था। एक ऐसा आदमी जो कानून के सामने नहीं बल्कि कानून उसके सामने झुकता था। 100 से ज्यादा केस, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, लेकिन फिर भी सालों तक वो आराम से घूमता रहा। लेकिन फिर एक रात जो लाइव टीवी पर पूरे देश के सामने हुआ, उसने पूरे देश को हिला डाला। ये कहानी है माफिया से नेता बने और नेता से मौत तक पहुंचने वाले अतीक अहमद की। ये बात है 1962 की, प्रयागराज का शहर कसारी मसारी की। यहीं जन्म हुआ अतीक अहमद का। घर गरीब था, पिता तांगा चलाते थे और स्कूल की पढ़ाई भी कुछ ज्यादा नहीं हुई। 8वीं के बाद अतीक को स्कूल छोड़ना पड़ा और वहीं से उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। उसके एरिया से कोल ले जाने वाली ट्रेन गुजरती थी, वहीं से अतीक और उसके दोस्तों ने कोल चोरी करना शुरू किया। कोल बेचता था और धीरे धीरे पैसे आने लगे। जैसे जैसे पैसे आने लगे वैसे वैसे लोग जुड़ने लगे और यहीं से अतीक एक छोटे से ग्रुप का लीडर बन जाता है। 1979 में अतीक सिर्फ 17 साल का था और इसी दौरान उस पे एक मर्डर केस दर्ज होता है कुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में। यह एक टर्निंग पॉइंट था। अब वो छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका था और यहीं से उसकी लाइफ में एंट्री होती है चांद बाबा की। चांद बाबा, जिसे लोग बमबाज के नाम से भी जानते थे और प्रयागराज का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। चांद बाबा ने अतीक को अपने साथ लिया और अतीक ने वहीं से ऑर्गेनाइज क्राइम सीखा। बॉम्ब बनाना, एक्सटॉर्शन, पुलिस कनेक्शंस, पॉलिटिशियन कनेक्शंस, सब कुछ। कहते हैं चांद बाबा के रहने के बाद अतीक का पुलिस से डर बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन कहते हैं क्राइम की दुनिया में कोई किसी का गुरु नहीं होता। जैसे जैसे अतीक स्ट्रांग बनता गया, चांद बाबा उसका कॉम्पिटिटर बनता गया और यहीं से गुरु और चेले के बीच में दूरी होने लगी। अतीक अहमद अपना एम्पायर और बड़ा करता गया। 1989 अतीक अहमद ने इलेक्शन लड़ा और जीत गया। अब एक क्रिमिनल एमएलए साहब बन चुके थे और इसके बाद फिर लगातार 5 बार एमएलए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस नहीं थी, ये एक पावर कंसोलिडेशन था। लोग उससे डरते भी थे और जी हजूरी करके काम भी निकालते थे। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सारा काम अतीक की निगरानी और उसकी परमिशन के बिना कभी नहीं होता था। यहाँ हमें एक बात समझनी पड़ेगी, क्रिमिनल और बाहुबली में फर्क होता है। बाहुबली हमेशा बच जाता है और क्रिमिनल हमेशा पकड़ा जाता है। बाहुबली विटनेसेस को डरा देता है और कभी भी केस प्रूव नहीं होने देता और यही चीज हुआ अतीक के केस में। विटनेस कोर्ट नहीं आते थे, उन्हें आने से डर लगता था, स्टेटमेंट्स बदल देते थे या फिर मारे जाते थे। पुलिस ऑफिसर्स तक डरते थे अतीक के इस बाहुबल से। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब अतीक को पुलिस उठाकर ले जाती थी तो काफी सारे ऑफिसर्स अपना नेम टैग उतार के अपनी पॉकेट में रख लेते थे ताकि बाद में उनकी पहचान ना हो सके। 1995 में मायावती से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। 2 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट वापस लिया, तब नाराज कार्यकर्ता स्टेट के लखनऊ गेस्ट हाउस पहुंच गए। वहां हंगामा हुआ और सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि मायावती को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए एक रूम में खुद को बंद करना पड़ा। बाद में उन्हें सिक्योरिटी के बीच वहां से निकाला गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा मोड़ ला दिया कि इस दौरान बाहुबली नेताओं के नाम सामने आने लगे, जिसमें अतीक का नाम भी आरोपों में शामिल बताया गया। ओपी इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने पब्लिक में बताया जान का खतरा था और इसमें अतीक पर आरोप लगे। इन रिपोर्ट्स के बाद अतीक की इमेज दबंग और बाहुबलियों में और ऊपर हो गई। उसके एरिया में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी उसे एक प्रभावशाली और पावरफुल नेता के रूप में देखने लगी। अब आते हैं 2004 में, इलेक्शन होते हैं और गैस अतीक अहमद एमपी बन जाता है फूलपुर सीट से। फूलपुर ये वही सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू जीते थे और अब एक क्रिमिनल पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। दोस्तों, इसी से इसकी पावर का पता लगाया जा सकता है कि 2008 में न्यूक्लियर डील में वोट करने वालों में अतीक का भी नाम था। एक बाहुबली नेशनल डिसीजन का हिस्सा था। पॉलिटिकल पार्टीज भी उसे टिकट देती रही। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने उसे टिकट दिया और वो जीत गया। 2014 में उसे फिर से टिकट दिया गया इंटरनल अपोजिशन के बावजूद। ये दिखाता है कि उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना तगड़ा था। थोड़ा सा बात करेंगे इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड की। 2005
दिन दहाड़े मर्डर और नाम आया अतीक अहमद का। विटनेस था उमेश पाल, फिर उमेश पाल की किडनैपिंग केस चला, साल बीतते गए और फिर धीरे धीरे एम्पायर हिलने लगा। नए नए बने विधायक राजू पाल इलाहाबाद की सड़कों पे घूम रहे थे, तभी अचानक से उनकी एसयूवी के सामने 2 गाड़ियां आई और अचानक से रुक गई। गाड़ियों से 6-7 लोग उतरे और फिर राजू पाल की गाड़ी पे गोलियां चलाने लगे। कुछ देर फायरिंग करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और वहां के मौजूद लोगों ने राजू पाल को खून में लथपथ कार से निकाला और हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगे। तभी बताया जाता है अटैकर्स वापस से आए और फिर से राजू पाल पे दनादन गोलियां दाबी। क्राइम रिपोर्टर रविंद्र पांडे एक कैफेटेरिया में कॉफी पी रहे थे और वो देखते हैं कि अटैकर वापस आते हैं, एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा के फायरिंग स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने तक अटैकर्स ने फायरिंग की और ये कंफर्म किया कि राजू पाल बच ना पाए। डॉक्टर्स को राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां मिली और महज उनकी शादी 9 दिन पहले हुई थी। रविंद्र पांडे बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने शूटिंग देखी, हालांकि हमने नहीं, पूरे शहर ने शूटिंग देखी। इसके पीछे कौन है पूरे शहर को पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कोई गवाही दे दे, क्योंकि उस वक्त अतीक अहमद प्रयागराज का सबसे डरावना गैंगस्टर पॉलिटिशियन बन चुका था। वो इससे पहले 5 बार एमएलए रह चुका था और इससे पहले एक बार एमपी भी बन चुका था। कहा जाता है राजू पाल की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने अतीक अहमद को इलेक्शन में उसी के इलाके में चैलेंज किया था। अतीक ने इलाहाबाद वेस्ट सीट अपने भाई अशरफ को दे दी और खुद फूलपुर सीट से लड़ रहा था, क्योंकि ये सीट बहुत खास थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार एमपी रह चुके थे, लेकिन अतीक का भाई अशरफ इलेक्शन हार जाता है 4000 वोट से और बोला जाता है अतीक ने इसी का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या करवाई और फिर बाद में इसी केस में अतीक और उसका भाई मेन अक्यूज्ड बनते हैं। इसी के साथ खुलासा होता है उमेश पाल किडनैपिंग केस का। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल ने अपने बयान में बताया कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लैंड क्रूजर और एक अन्य कार आई। कुछ लोग गाड़ी से उतरे, जिनमें दिनेश पासी, अंसर बाबा और कुछ लोग शामिल थे। उन्होंने पिस्तौल टांगकर उमेश को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में पहले से ही अतीक अहमद और 3 अन्य लोग राइफल लेके बैठे थे उमेश पाल के मुताबिक, और बयान के मुताबिक बताया जाता है कि गाड़ी में ही उसके साथ मारपीट स्टार्ट हो गई। उसे चकिया स्थित एक दफ्तर में ले जाया जाता है और वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उमेश ने बताया कि उसे पूरी रात पीटा गया और करंट के झटके भी लगाए गए। इसी दौरान अतीक ने अपने वकील खान हनीफ से एक पर्चा मंगवाता है और उमेश को देकर कहता है राजू पाल हत्याकांड में यही बयान देना, और साथ में धमकी दी गई कि यह बयान नहीं दिया गया तो उसकी जान ले ली जाएगी। राजू पाल हत्याकांड गवाह होने के कारण उमेश पाल पहले से ही दबाव में था और उसने पुलिस को बताया उस रात उसके परिवार को भी सताया गया। अतीक के लोग उसके घर आए, उसके परिवार को धमकाया, उसे धमकाया गया और बोला गया कि पुलिस को भी सूचना ना दी जाए। अगली सुबह उमेश को गाड़ी में बिठा के कोर्ट ले जाया जाता है और वो परिवार के दबाव में वही बयान देता है जो अतीक ने उसे पर्चे में लिख के दिया था। बाद में उमेश पाल ने लिखित शिकायत में कहा पहले ही हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो प्राइवेट सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसने आरोप लगाया कि इसी मजबूरी का फायदा उठा के उस पर झूठा बयान देने का दबाव डाला गया। उमेश की शिकायत के लगभग 1 साल बाद 5 जुलाई 2007 अतीक अहमद, अशरफ और 4 अन्य लोगों पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ये घटना एक दौर दिखाती है जब एक गवाह अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए सुरक्षा के बीच फंसा हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो अतीक सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो करोड़ों का मालिक भी था। ऑफिशियल एफिडेविट में उसकी प्रॉपर्टी 25 करोड़ से ज्यादा बताई गई, लेकिन पुलिस एक्शन के बाद 50 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी सीज की गई। कई न्यूज चैनल और रिपोर्टर्स के मुताबिक तो उसकी 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है, और ये यही दिखाता है कि अतीक का एम्पायर सिर्फ क्राइम में नहीं बढ़ा बल्कि जमीनों पर और पैसों में भी बढ़ा। लेकिन गाइस, इसके बाद आप दंग रह जाएंगे। पुलिस कस्टडी अप्रैल 2023 में होता है सबसे बड़ा खुलासा, आईएसआई कनेक्शंस। अतीक अहमद के खिलाफ शाहगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज के मुताबिक अतीक अहमद ने माना था कि उसके कनेक्शन आईएसआई और लश्कर तैयबा एलईटी के साथ हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग कोर्ट के ऑर्डर पे अतीक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसने बताया आईएसआई के थ्रू पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स, आर्म्स की गिरफ्तारी होती है और फिर उन्हीं हथियारों को और ड्रग्स को आईएसआई से जुड़े लोग
कलेक्ट करते हैं। कुछ वेपन्स लश्कर-ए ताइबा और कुछ खालिस्तानी मूवमेंट्स में भेजे जाते थे और उसके बावजूद जो बचते थे वो अतीक को मिलते थे। अतीक ने अपने बयान में बताया कि उसे 45 बोर AK-47 और RDX जैसे हथियार मिले थे। उसने बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग उसके घर भी आते थे और उनकी बातों से पता चलता था कि वो देश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अतीक ने यह भी बताया कि उसे इन लोगों की लोकेशंस का पता था और उसके भाई अशरफ को भी इन लोगों की जानकारी थी। उसने ये भी बताया उमेश पाल और 2 पुलिस वालों की फरवरी में हुई हत्या में इन्हीं वेपन्स का यूज किया गया था। बताया जाता है अतीक ने पुलिस को यह भी ऑफर किया था कि अगर उसे और उसके भाई को पुलिस साथ में लेके जाए तो वो उन जगहों की पहचान कर सकते हैं जहां पे ये हथियार रखे जाते हैं। अगर ये सब सच माना जाए तो अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि उसने खुद कबूला कि उसके संबंध पाकिस्तान इंटेलिजेंस और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं जो कि भारत में बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी के साथ होता है एक रावण का दहन। 2023 में उमेश पाल मर्डर CCTV फुटेज में सबने देखा। पुलिस ने प्रॉपर्टी सीज की, सारे पुराने केसेस दोबारा से खुलने लगे, सारा एम्पायर गिरने लगा। 13 अप्रैल 2023 उसका छोटा बेटा जिसने उमेश पाल पे गोली चलाई थी उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और फिर इसके बाद आप सबने देखा कैसे एक लाइव टीवी पर मीडिया में आए कुछ लोगों ने अतीक और अशरफ का सर खोल दिया। एक क्रिमिनल बाहुबली बना, पॉलिटिशियन बना और फिर कैमरा के सामने कहानी खत्म हो गई। लेकिन एक सवाल रह गया, जब भी कोई कैदी पुलिस कस्टडी में मारा जाता है तो डेमोक्रेसी मजबूत है या कमजोर है?